नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए फेविपिराविर ड्रग के अप्रूवल से संबंधित। दूसरे नंबर पर हम इंडिया पाकिस्तान टाइज की बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इंडिया के सेल्फ रिलायंट होने से संबंधित। सबसे लास्ट में फार्म सब्सिडी से संबंधित एक इशू हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए फेविपिराविर ड्रग के अप्रूवल से संबंधित है। आप इस ड्रग का नाम देख लीजिए, फेविपिराविर। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट किया जा सकता है। देखो, ये जो फेविपिराविर ड्रग है इसे इन्वेंट किया गया था एक जापानीज कंपनी के द्वारा। जापान में फेविपिराविर ड्रग का इस्तेमाल होता है इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए। ये एंटीवायरल मेडिकेशन है। इसे जापान में एविगन या फिर एबिगन ब्रांड नेम से बेचा जाता है। लेकिन जैसे ही कोविड-19 की महामारी आई, चाइना में और रशिया में डॉक्टर्स इस ड्रग का इस्तेमाल करने लगे कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि देखो, कोई इफेक्टिव डेटा नहीं है और कोई साइंटिफिक सहमति नहीं है कि ये ड्रग कारगर है कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज करने के लिए। बात करें इंडिया की, हाल ही में DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को अप्रूवल दे दिया। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इंडिया की कंपनी है, जेनरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी को DCGI के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया कि आप फेविपिराविर का जो जेनरिक वर्जन है वो बेच सकते हैं इंडिया में कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने जो रिपोर्ट फाइल की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उस रिपोर्ट के अनुसार हमें एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिल गया है DCGI से। अप्रूवल के अनुसार रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज हो सकता है इस ड्रग का इंडिया में, और इसी पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं आर्टिकल में। सबसे पहले आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो, अगर DCGI ने अप्रूवल दिया है कि रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज हो सकता है इस ड्रग का इंडिया में, तो कोई तो डेटा कंसिडर किया होगा ना DCGI ने। वैसे तो हमारे देश में अभी हाल ही में रूल्स आए थे, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019। इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर फॉरेन कंट्रीज में किसी ड्रग को अप्रूवल दिया गया है, उसी आधार पर DCGI उस ड्रग को इंडिया में भी अप्रूवल दे सकती है। बट राइटर का ये मानना है, फिर भी देखो, अप्रूवल देते वक्त कोई तो रैशनल लगाया होगा ना, कोई तो लॉजिक लगाया होगा, कोई तो डेटा एग्जामिन किया होगा कि हाँ, हम इस ड्रग को अप्रूवल दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं। वो डेटा तो आप पब्लिक कीजिए। आपने अपनी वेबसाइट पर कोई डेटा नहीं दिया है कि किस आधार पर आपने इस फेविपिराविर ड्रग को अप्रूवल दिया कोविड-19 के लिए। देखो, ये एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कि कोई ड्रग इफेक्टिव है या फिर नहीं है, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स का सहारा लिया जाता है। रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, मान लीजिए 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, A और B। A ग्रुप में 10 पेशेंट्स हैं और B ग्रुप में भी 10 पेशेंट्स हैं। A ग्रुप के पेशेंट्स को कोई अल्टरनेटिव थेरेपी दी गई, मतलब कोई और स्टैंडर्ड मैक्सिन, जबकि B ग्रुप के पेशेंट्स को वो ड्रग दी गई जिसका टेस्ट हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में फेविपिराविर। और देखो, रैंडमाइज्ड इसलिए ना तो पेशेंट्स को पता है हमें कौन सी ड्रग दी गई है, एक ग्रुप के पेशेंट को नहीं पता हमें फेविपिराविर ड्रग दी गई है या फिर कोई और स्टैंडर्ड थेरेपी दी गई है, ना ही डॉक्टर्स को पता है। ऐसी सिचुएशन में बायसनेस की जो संभावना है बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि पेशेंट्स और डॉक्टर्स को पता ही नहीं है तो फिर बायस्ड कैसे होंगे। बाद में रिजल्ट्स मैच किया जाएगा दोनों का, जिनको अल्टरनेटिव थेरेपी दी गई थी उनकी हेल्थ में कितना सुधार हुआ है, और बी ग्रुप के पेशेंट्स जिनको वो ड्रग दी गई जिसका टेस्ट करना है उनकी हेल्थ में कितना सुधार हुआ है।
इस प्रकार से रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं तो एविडेंस मिल जाता है। बाद में इसी डेटा को पब्लिक में रखा जाता है और दूसरे साइंटिस्ट को, दूसरे रिसर्चर्स को मौका दिया जाता है, आप इस सारे डेटा को एनालाइज कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो। इसे कहा जाता है पीयर रिव्यूड जर्नल। मतलब आपके जो साथी रिसर्चर हैं वो आपके डेटा को एनालाइज करते हैं, साइंटिफिक स्क्रूटिनी होती है। इसके बाद देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इस ड्रग के लिए इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए या फिर नहीं किए? इसका आंसर है यस। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा 12 अलग अलग राज्यों में 150 पेशेंट्स के ऊपर रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए। खास बात देखो ये थी, जिन पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल्स कंडक्ट किए गए वो माइल्ड या फिर मॉडरेट कोविड-19 का शिकार थे। वो पेशेंट्स जो क्रिटिकली इल हैं कोविड-19 से, उन पेशेंट्स पर यह ड्रग नहीं इस्तेमाल की गई। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा जो आप काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हो कि भैया अगर माइल्ड या फिर मॉडरेट कोविड-19 हो ये तो अपने आप ठीक हो जाता है ना। इलाज की आवश्यकता तो तभी होती है जब कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार हो जाता है कोविड-19 से। इवन क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में किस ड्रग के समकक्ष इस ड्रग को चेक किया गया। याद कीजिए, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, दो ग्रुप के पेशेंट्स को, एक ग्रुप के पेशेंट को कोई अल्टरनेटिव थेरेपी दी जाती है और दूसरे ग्रुप के पेशेंट्स को वो ड्रग दी जाती है जिसकी टेस्टिंग करनी है। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने यह नहीं बताया कि दूसरे ग्रुप के पेशेंट्स को कौन सी अल्टरनेटिव थेरेपी दी गई। अगर देखो हमें यही नहीं पता कि किस ड्रग के साथ रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में फेविपिराविर को कंपेयर किया गया तो देखो क्वेश्चंस तो उठेंगे ना। इवन 150 पेशेंट्स का जो सैंपल साइज है ये भी कोई बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो रिपोर्ट फाइल की गई ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, जिसमें उनको अप्रूवल दिया गया था, इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि डेटा के इवैल्यूएशन के आधार पर और एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर हमें अप्रूवल मिला है इस ड्रग के लिए इंडिया में। देखो हुआ क्या था, 2012 में एक ड्रग के अप्रूवल को लेके कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। तो डीजीसीआई ने एक सिस्टम प्लेस में रखा था रिव्यू के लिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। यह सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करती है कि इंडियन मार्केट में एक नई ड्रग के लिए अप्रूवल मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अपना व्यू पॉइंट देती है, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है डीसीजीआई के द्वारा। अब बात करते हैं कि डेटा के आधार पर क्या डिसीजन लिया जा सकता है। इसका आंसर है नो, क्योंकि इस ड्रग से संबंधित डेटा अवेलेबल है ही नहीं। राइटर कहते हैं पबमेड एक बहुत बड़ा डेटाबेस है बायोमेडिकल लिटरेचर का। इस डेटाबेस में सिर्फ एक जर्नल में रिपोर्ट देखने को मिलती है इस ड्रग से संबंधित। जर्नल का नाम है इंजीनियरिंग, और इस रिपोर्ट में जिन पेशेंट्स पर यह ड्रग इस्तेमाल की गई बहुत ही कम, 80 पेशेंट्स, और पेशेंट्स चाइना के थे, हमारे इंडिया के नहीं थे। दूसरा, ये जो ट्रायल्स थे जिन पर 80 पेशेंट्स जिन पर यह ड्रग इस्तेमाल की गई थी वो रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं थे, मतलब बायसनेस थी उस ट्रायल्स में। तो कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ एकमात्र एग्जाम्पल देखने को मिलता है बायोमेडिकल लिटरेचर में इस ड्रग से संबंधित। तो सिर्फ इसके आधार पर अगर हमारे देश में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूवल दिया है इसको इंडिया में इस्तेमाल करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है। वैसे देखो, डीसीजीआई जब भी इस प्रकार के फैसले लेता है तो उनको सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में रिलीज करनी होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आरटीआई के दायरे में आती है। बट इस केस में ना तो ये बताया गया है कि जिस
सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस ड्रग को अप्रूवल दिया, उसमें कौन कौन शामिल थे, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, कोई भी डेटा अभी तक डीसीजीआई के द्वारा अपनी वेबसाइट पर रिलीज नहीं किया गया है। ग्लेनमार्क कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने टीवी चैनल पर यह भी कहा, अभी देखो स्टडी चल रही है, स्टडी आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर महीनों में कंप्लीट हो जाएगी और उस स्टडी की शुरुआती रीड आउट के बाद हमें अप्रूवल मिला है। ये देखो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद है। भाई आप एक ड्रग को अप्रूवल दे रहे हो और माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 के पेशेंट्स के इलाज के लिए जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, आपने पूरी स्टडी कंप्लीट होने का इंतजार भी नहीं किया, शुरुआती तौर में थोड़ी सी स्टडी आपने पढ़ी और उसके बाद अप्रूवल दे दिया गया। देखो होगा क्या, होगा ये जो ड्रग है हमारे देश में बिकेगी 103 रुपये की एक टेबलेट। ये जो कंपनी है वो पैसा बनाएगी जब उन्हें बल्क ऑर्डर मिलेगा, बट इफेक्टिवनेस का हमें नहीं पता। कोविड-19 के पेशेंट को ये ड्रग दी जाती है तो क्या इफेक्टिवनेस होगी, बल्कि एक लापरवाही भी देखने को मिल सकती है पेशेंट्स में कि हमने इस ड्रग का इस्तेमाल कर लिया, अब हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। अरे भैया मत यूज कीजिए, अभी तक इफेक्टिवनेस का नहीं पता है। उसके बाद साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं। जैसे देखो जापान की जिस कंपनी ने इस ड्रग को इन्वेंट किया था, उन्होंने कहा था खास करके प्रेग्नेंट वुमन में जो एम्ब्रियो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा, ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है इस ड्रग के कंज्यूम करने से। इसी प्रकार की वार्निंग ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा लिखी तो गई है ड्रग के द्वारा, लेकिन वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है, तो मतलब वार्निंग डाइल्यूट हो जाती है। तो आर्टिकल में यह कहा जाता है लास्ट में कि जो डीजीसीआई है वो देखो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कल को कुछ गलत हो जाता है, इसलिए हम हमारे देश के नागरिकों को सावधान कर रहे हैं। जब तक डीसीजीआई के द्वारा इस ड्रग से संबंधित डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है, आप इस ड्रग का इस्तेमाल मत कीजिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे, कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस सुधारने की। उसके बाद दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी, लेकिन 2016 की शुरुआत में उरी अटैक होता है, उससे पहले पठानकोट अटैक भी होता है। पठानकोट अटैक के बाद भी हमने पाकिस्तान को मौका दिया था कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन्होंने टेररिस्ट भेजे थे इंडिया में पठानकोट एयरबेस पे अटैक करने के लिए। पाकिस्तान की एक टीम भी आई थी इंडिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उरी अटैक हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। तब से लेके अभी तक दोनों देशों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। पिछले साल तो रिलेशंस और भी ज़्यादा खराब हो गए। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद और पुलवामा अटैक के बाद ट्रेड टाइज अब पूरी तरह से बंद हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। सार्क का समिट नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा है। कोविड-19 की सिचुएशन में एक वर्चुअल मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज हुई थी, अदरवाइज सार्क अभी ठंडे बस्ते में है। दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक टाइज को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, पाकिस्तान के 2 डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स इंडियन एजेंसीज ने पकड़े जासूसी के आरोप में। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी हमारे 2 डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को हरास किया और इल्ज़ाम लगाया कि इनके पास फर्जी करेंसी थी, जबकि देखो साफ तौर पे पता है ये जो आरोप था पाकिस्तान का वो झूठा था, क्योंकि हमने उनके 2 डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को पकड़ा था जासूसी के आरोप में। वो टिट फॉर टैट करना चाहते थे, जैसे को तैसा करना चाहते थे। इसके बाद हमने पाकिस्तान को आदेश दिया कि भैया जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, मतलब आपके जितने डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं इंडिया में वो आप आधे कर लीजिए, 100 हैं तो 50 कर लीजिए। बदले में पाकिस्तान ने हमें भी ऐसा ही कहा कि आप भी अपने डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को हमारे देश में आधे कर दीजिए। और वैसे देखो हाई कमिश्नर तो फिलहाल पोस्टेड है ही नहीं। पिछले साल जब टेंशन्स ज़्यादा हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान ने इंडिया में अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था
और इसके जवाब में इंडिया ने भी पाकिस्तान में अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था। इवन देखो जो ज़रूरी इश्यूज़ हैं, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज़ हैं, सार्क के मेंबर कंट्रीज़, वो मिल के कोविड-19 का कैसा मुकाबला करें, ये इशू, लोकस्ट जो टिड्डियाँ होती हैं जिनका अटैक देखने को मिल रहा है इंडिया और आसपास के देशों में, इस पर कोऑपरेशन, ये इश्यूज़ जिन पर कोऑपरेशन ज़रूरी है, इस पर भी बातचीत नहीं कर पाते हैं इंडिया और पाकिस्तान। अब तो देखो वैसे भी इंडिया का ज़्यादा जो फोकस है वो चाइना के साथ टेंशन्स पर है, तो इंडिया के रडार पर फिलहाल पाकिस्तान नहीं है, तो टेंशन्स आने वाले समय में कम होंगी, ऐसी संभावना कम ही है। पाकिस्तान के द्वारा उनकी जो रणनीति है इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करने की, पाकिस्तान अपनी इस रणनीति पर कायम है। हम देखते हैं किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो मारे जाते हैं जब सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है, और सीज वायर का वायलेशन भी समय समय पर बॉर्डर पर होता रहता है। वैसे तो देखो ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहली बार इतना ज़्यादा डाउनग्रेड हुए हों। इससे पहले 2001 में जब हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद बॉर्डर पर टेंशन्स क्रिएट हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे वार हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। हमने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत हमने हमारी फोर्सेस को मोबिलाइज किया था बॉर्डर पर, तो उस समय भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड हो गए थे। लेकिन 2004 में जब पाकिस्तान की यात्रा पर गए हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सार्क समिट में हिस्सा लेने के लिए, तो उसके बाद हाई कमिश्नर्स फिर से आ गए थे, मतलब इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आ गए थे और पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स की स्ट्रेंथ भी पूरी हो गई थी 100 तक। तो उम्मीद यही की जाती है कि दोनों देश अपने आपसी संबंधों को सुधारें और ग्रेटर इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, जैसे गरीबी, हेल्थ या फिर दूसरे जो इश्यूज़ जिन पर कोऑपरेशन हो सकता है उन पर कोऑपरेट करें। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देश के सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स बहुत सारी चीज़ें प्रोक्योर करते हैं मार्केट से, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को स्टेशनरी की आवश्यकता होती है, फर्नीचर की आवश्यकता होती है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा और मिनिस्ट्रीज के द्वारा मार्केट से प्रोक्योर की जाती हैं। इस पूरी प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहे, इस उद्देश्य के साथ एक पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। किसी भी डिपार्टमेंट को कोई चीज़ मार्केट से प्रोक्योर करनी है तो वो टेंडर रिलीज कर सकती है इस पोर्टल पर, और जो भी एमएसएमई या फिर दूसरी एंटिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के टेंडर को पूरा करना चाहती है वो बिडिंग लगा सकती हैं। ये सब कुछ चलता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर। अभी हाल ही में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर रिलीज किया कि जो भी एंटिटीज़, जो भी फर्म्स, कंपनीज ई मार्केट प्लेस पर बिडिंग करना चाहती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को माल सप्लाई करना चाहती हैं, वो ये ज़रूर बताएं कि आप जो माल सप्लाई कर रहे हो उसका ओरिजिन क्या है। मतलब आप जो माल सप्लाई कर रहे हो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हुई है, आप ये ज़रूर बताइए। आप ये भी बताइए कि लोकल मटेरियल कितना ऐड हुआ है, ताकि लोकलाइजेशन का भी पता लग सके। वैसे तो देखो ये डिसीजन देखने में सही लगता है, ऊपरी तौर पर देखें कि गवर्नमेंट लोकल माल को प्रमोट करना चाहती है। हाल ही में कोविड-19 की महामारी के बाद गवर्नमेंट ने कैंपेन भी चलाया है आत्मनिर्भर अभियान, और चाइना के साथ बड़ा डिस्प्यूट सामने आने के बाद में चाइनीज़ माल को बाइकआउट करने की जो मांग है वो भी तेज़ी से उठने लगी है, और इन सब चीज़ों से जोड़कर गवर्नमेंट के इस डिसीजन को देखा जा रहा है। बट देखो, आर्टिकल में ये कहा जाता है सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, बट अभी तक ये प्रोग्राम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर सका है, और ना ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट आई है।
अगर हम इस प्रकार से लोकल माल को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं लोकल कंजम्पशन के लिए, तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्रीज को फायदा तो होगा, बट इससे हमारी इंडस्ट्रीज एफिशिएंट नहीं होंगी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगी। हमारी इंडस्ट्रीज फॉरेन इंडस्ट्रीज का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। अगर हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो मुकाबला कर सकें फॉरेन इंडस्ट्रीज की, तो हमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को इंप्रूव करना होगा। ये देखो एक लंबी प्रोसेस है, बहुत सारा कैपिटल इसमें लगेगा, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, स्किल बिल्ड करनी होगी, रिसर्च पे पैसा खर्च करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना होगा, तब जाके हम ये इंश्योर कर पाएंगे हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो चाइनीज इंडस्ट्रीज का मुकाबला कर सकें। इस प्रकार से अगर हम चाइनीज माल को बाइकआउट करने की कोशिश करेंगे, बदले में चाइना वाले भी हमारे माल को बाइकआउट करेंगे। और अभी देखो हम चाइना से काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए एपीआईज का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में इनका इस्तेमाल होता है। वैसे तो इंडिया जो है, इंडिया को वर्ल्ड में जेनरिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है, बट देखो अगर चाइना हमें फिलहाल की सिचुएशन में एपीआईज सप्लाई करना बंद कर दे तो हमारे देश में ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह से प्रभावित होगी। सरकार प्रयास तो कर रही है कि एपीआईज के मामले में हम सेल्फ रिलायंट हो और जितना एपीआईज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम हमारे देश में ही प्रोड्यूस करें। बट देखो फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा है, फ्यूचर में जाके बेसिक हम ये इंश्योर कर पाएंगे, लेकिन अभी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ना सिर्फ एपीआईज के लिए बल्कि और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए, जैसे लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, हैवी मशीनरी, इन सब चीज़ों के लिए भी हम फिलहाल चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो अगर हम चाइनीज़ माल बायकॉट करते हैं तो बदले में चाइना भी एक्शन ले सकता है, तो ये दो धारी तलवार साबित हो सकती है। कुल मिला के कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है गवर्नमेंट का ये जो मूव है, ऑर्डर है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जो एंटिटीज सामान बेचना चाहती हैं वो ये भी बताएं कि ओरिजिन कहाँ से है सामान का। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है। गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है फिलहाल हम बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते हैं। राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि देखो ट्रेड लिंक्ड ये जो रेटोरिक है इसको कम करने की आवश्यकता है और डिप्लोमेट्स एवं मिलिट्री नेगोशिएटर्स जो अभी दोनों देशों के आपस में बातचीत कर रहे हैं उनको फिलहाल बातचीत करने दिया जाए तो अच्छा है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी कंपनीज चाइनीज़ कंपनीज का मुकाबला करें तो हमें उन्हें सशक्त बनाना होगा। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया के आत्मनिर्भर होने से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इशू है फार्म सब्सिडी से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए सब्सिडी की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो सब्सिडी का सिंपल मतलब क्या है। देखो सब्सिडी जो वर्ड है वो निकल के आता है लेटिन वर्ड सब्सिडियम से। लिटरल मतलब है सब्सिडी का कमिंग टू असिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड, मतलब एक ऐसी मदद, एक ऐसी असिस्टेंस जो पीछे से आती है। देखो सब्सिडी को टैक्स का एंटोनियम कहा जाता है। टैक्स का क्या मतलब होता है, वो लोग जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है उनको कुछ पैसा देना पड़ता है सरकार को ताकि उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके देश के डेवलपमेंट के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए। और सब्सिडी टैक्स का ठीक उलट है। जिन लोगों की इनकम कम है उन लोगों की इनकम को सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो एक प्रकार से सब्सिडी जो है वो टैक्स का उल्टा है। और एग्रीकल्चर सब्सिडी की हम बात करें, एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या है। एग्रीकल्चर सब्सिडी का देखो मतलब ये है, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट है किसको, फार्मर्स को और एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेसेस को, ताकि फार्मर्स की
और वो लोग जो एग्रीकल्चर बिजनेसेस को चलाते हैं उनकी इनकम को सप्लीमेंट किया जा सके। लेकिन देखो, ये एकमात्र लक्ष्य नहीं होता एग्रीकल्चर सब्सिडी का। ये एक ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करना और वो लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस चलाते हैं उनकी इनकम को सपोर्ट करना। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की सप्लाई को मैनेज करना, दूसरा कमोडिटीज़ की कॉस्ट को मैनेज करना। ये भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी के। अगर देखो किसी फसल को उगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है ना कि वो कमोडिटी मार्केट में सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए। समझ गए आप? यानी एग्रीकल्चर सब्सिडी देने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करना, कमोडिटीज़ की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना, कमोडिटीज़ की कॉस्ट को मार्केट में इन्फ्लुएंस करना। ये सब भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के। हमारे देश में देखो काफ़ी तरह की एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ की हम बात करें तो मेनली 4 टाइप्स होते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के: एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़, इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़, आउटपुट सब्सिडीज़ और फूड सब्सिडीज़। एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़ की। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे क्लियरली बताया गया है, यानी कोई भी स्कोप नहीं है कंफ्यूजन का। तो ये मतलब है एक्सप्लिसिट का। अब आप समझिए एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़ का मतलब। देखो, एक अच्छी क्वालिटी का बीज मार्केट में उपलब्ध है, एक पैकेट 1000 रुपये। लेकिन गरीब और जो मंझले किसान हैं, स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो ये हाई क्वालिटी का बीज अफोर्ड नहीं कर पाता। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है, आप 500 रुपये दीजिए, 500 रुपये हम आपको देंगे, आप एक पैकेट हाई क्वालिटी का बीज खरीदिए किसी पर्टिकुलर फसल का, फॉर एग्जाम्पल वीट का। तो गवर्नमेंट साफ साफ बोल रही है कि हम आपको 500 रुपये दे रहे हैं एक पैकेट वीट के हाई क्वालिटी के सीड्स पर। डायरेक्ट सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर दी जा रही है। यह है एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज। ये देखो, सिर्फ सीड्स के ऊपर नहीं हो सकती, किसी दूसरी चीज के ऊपर भी हो सकती है, फर्टिलाइजर के ऊपर, या फिर प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल साइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ऊपर। मतलब मकसद साफ साफ है, किसानों को सपोर्ट किया जाए ताकि वो भी नई टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट का लुत्फ उठा पाएं और अपनी फसल की पैदावार को इंक्रीज कर पाएं। तो ये हमने बात की एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज के बारे में। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज के बारे में। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? इम्प्लिसिट का मतलब देखो ये है, कोई चीज समझ तो आ रही है लेकिन डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया गया है, कंफ्यूजन का स्कोप है। तो यहां पे आप डिफरेंस भी देख सकते हो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बीच में। एक्सप्लिसिट का मतलब हमने डिस्कस किया फुली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे पूरी तरह से क्लियर किया गया हो और कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही ना हो। और इम्प्लिसिट का मतलब दूसरी तरफ ये होता है, समझ तो आ रही है चीज लेकिन डायरेक्टली जिसे एक्सप्रेस ना किया गया हो। अब हम मतलब जानते हैं इम्प्लिसिट सब्सिडीज का। यहां पर देखिए इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए क्या करती है, उस कमोडिटी की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अब देखो, कमोडिटी की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली वो चीज़ बहुत ज़्यादा, यानी अपने खुद के गोदाम भर लिए और वो चीज़ गवर्नमेंट ने अपने गोदामों में भर ली और इससे मार्केट में उस चीज़ की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, उस चीज़ के जो रेट है मार्केट में बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई कीजिए, जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट डायरेक्ट तौर पे किसान को पैसा नहीं दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि स्पेसिफिक कमोडिटी की जो सप्लाई है वो मार्केट में कम हो। तो ऐसा करके गवर्नमेंट इनडायरेक्टली किसान की हेल्प कर रही है ताकि उसको उसकी फसल के उचित दाम मिले। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट सब्सिडी स्कीम। आउटपुट सब्सिडीज देखो सिंपल है, थोड़ा बहुत ये इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज से मिलता जुलता है, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखो, किसान ने अपनी फसल को प्रोड्यूस कर दिया,
फॉर एग्जाम्पल वीट का रेट मार्केट में है 1 क्विंटल 1,000 रुपये के आसपास। अब यूएसए वाले हमारे इंडिया में वीट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और यूएसए में प्रोड्यूस हुआ वीट बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि वहाँ पे मशीनों की सहायता से बहुत ज़्यादा इंटेंसिव खेती हुई है, तो वीट काफ़ी सस्ता प्रोड्यूस हुआ है। अगर यूएसए का वीट जिसकी कीमत हम मान लेते हैं 1 क्विंटल 500 रुपये के आसपास, अगर यूएसए का ये वीट इंडिया में ट्रेड होने के लिए आता है, यानी यूएसए अपने वीट को इंडिया में एक्सपोर्ट करता है जिसका दाम है 1 क्विंटल 500 रुपये, मान लीजिए थोड़ा बहुत टैरिफ भी लगा दिया, हो गया 600 रुपये या फिर 700 भी हो गया, लेकिन हमारे किसान ने जो प्रोड्यूस किया है वो तो 1,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है ना। तो आप बताइए, यूएसए का वीट अगर इंडिया में आ गया तो इंडिया के किसान का वीट कौन खरीदेगा? तो ऐसी सिचुएशन में सरकार क्या करती है, यूएसए के वीट पर रोक लगा देती है। भाई यूएसए का वीट नहीं आएगा इंडिया में और हमारे किसान का वीट महंगा ही बिकता रहेगा। तो ये भी एक प्रकार की सब्सिडी है। अब देखो, यूएसए के वीट पर रोक तो आपको पता है काफी तरह से लगाई जा सकती है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, टैरिफ बैरियर या फिर नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स इतना ज्यादा लगा दो 50% 100% कि वो कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं जाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे दूसरे काफी सारे टूल्स हैं, फाइटोसैनिटरी मेजर्स या फिर कोटा प्रोवाइड करना कि इतना ही यूएसए का वीट आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये दोनों बैरियर्स हैं जिसकी सहायता से हम यूएसए के वीट को आने से रोक सकते हैं इंडिया की मार्केट में। ये सिर्फ देखो एक एग्जाम्पल है आउटपुट सब्सिडी का। दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। इंडिया में किसान ने वीट प्रोड्यूस किया और हम चाहते हैं कि वो वीट दूसरे देशों में जाए ट्रेड होने के लिए, तो गवर्नमेंट कुछ कुछ अच्छे प्रोविजन कर सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट पर खर्चा नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्ट सस्ता प्रोवाइड होगा किसानों को उनकी फसल पहुंचाने के लिए पोर्ट तक, या फिर और हमारे देश से यूएसए तक अगर वो वीट जाएगा तो उस पर भी कुछ ना कुछ रियायत दी जा सकती है। तो इस प्रकार के प्रोविजंस किए जा सकते हैं। ये प्रोविजंस जो होंगे वो आउटपुट सब्सिडीज होंगे। अब सबसे लास्ट में है फूड सब्सिडीज। 4 प्रकार की सब्सिडीज हमने डिस्कस करनी थी। एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज डिस्कस कर ली, इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज डिस्कस कर ली, आउटपुट सब्सिडीज, और सबसे लास्ट में है अब फूड सब्सिडीज। फूड सब्सिडीज का कंसेप्ट देखो सिंपल है। सरकार जो एमएसपी अनाउंस करती है हर एक सीजन से पहले और बोलती है कि इस रेट पर हम आपकी फसल को प्रोक्योर करने के लिए तैयार हैं हार्वेस्टिंग के बाद। तो सरकार जो फसल प्रोक्योर करती है, काफ़ी सारे एम होते हैं, हमने एमएसपी के टॉपिक में डिस्कस भी किया था। किसानों को एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। दूसरा एम हमने उस समय यह भी डिस्कस किया था कि गरीब लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवाया जा सके बाद में। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये किलोग्राम के हिसाब से वीट मिलता है, 2 किलोग्राम के हिसाब से राइस मिलता है, और अब इवन ना सिर्फ गरीब लोगों के लिए बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी वीट और राइस के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सरकार ने जो वीट और राइस प्रोक्योर किया है किसानों से, उसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है और उस चीज़ के रेट कम हो जाते हैं। तो ये जो सब्सिडी है वो है फूड सब्सिडीज। समझ गए ना? यानी इस एमएसपी को अनाउंस करती है सरकार और किसानों से वीट और राइस को खासकर 2 फसलों को प्रोक्योर करती है, बफर मेंटेन करती है, यानी अपने गोदाम में स्टोर करके रखती है वीट और राइस को। उस स्टोरेज की सहायता से अगर मार्केट में कल को वीट और राइस के दाम बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो रिलीज कर दिया जाता है। और इवन उसी बफर स्टोरेज की सहायता से गरीब लोगों को 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से अनाज उपलब्ध करवाया जाता है सस्ता। ये है फूड सब्सिडी। ये एक प्रकार से एक्सप्लिसिट सब्सिडी है, क्योंकि हर साल बजट में प्रोविजन होता है फूड सब्सिडी का। अब नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट के आधार पर भी एग्रीकल्चर सब्सिडी 2 तरह की हो सकती है, डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी में क्या होता है, पैसा डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट सब्सिडी में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट सब्सिडी में किसान को इनडायरेक्टली लाभ मिलता है। फॉर एग्जांपल, सरकार सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है, सस्ता पानी उपलब्ध करवाती है सरकार, तो किसान को इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। तो एक एक करके दोनों तरह की सब्सिडीज की हम बात करते हैं। डायरेक्ट सब्सिडी जैसा हमने डिस्कस किया, पैसा डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है। डायरेक्ट सब्सिडी देखो,
किसी भी चीज़ के लिए दी जा सकती हैं सरकार के द्वारा, जैसे माइनर इरिगेशन के लिए दी जा सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए दी जा सकती हैं, क्रॉप हस्बेंड्री के लिए, सोइल कंजर्वेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। अगर किसान को किसी नेचुरल कैलमिटी की वजह से, फॉर एग्जांपल स्टॉर्म की वजह से नुकसान हुआ है, साइक्लोन की वजह से, तब भी दी जा सकती है, सूखे में भी दी जा सकती है, बाढ़ में भी दी जा सकती है। पैसा डायरेक्टली पहुंचेगा किसान के बैंक खाते में। ये है हमने डिस्कस की डायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी के फायदे क्या क्या हैं? काफ़ी सारे फायदे हैं। देखो, डायरेक्ट सब्सिडी के काफ़ी सारी सरकार ने स्कीम्स चलाई हैं, जैसे मनरेगा और एलपीजी के लिए सब्सिडी देने के लिए पहल स्कीम। काफ़ी इसके फायदे देखने को मिले हैं। करप्शन कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जैम यानी जन धन आधार और मोबाइल फ़ोन तीनों के कम्बिनेशन से तो एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लीकेजेस नहीं होती। पहले तो क्या हुआ करता था, जो लोग मर गए होते थे उनके नाम पे भी सब्सिडी ली जाती थी। फर्जी सब्सिडीज़ लेने वाले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन इस प्रकार से जब से डिजिटलाइजेशन आया है और डायरेक्टली बेनिफिशरीज के बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचती है, तो लीकेजेस काफ़ी कम हो गया है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा देखो, अगर डायरेक्टली पैसा जाता है किसान के खाते में, तो इससे रीजनल बैलेंस को प्रमोट किया जा सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स के प्राइस को कम किया जा सकता है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया जा सकता है। किसानों के व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है, किस फसल को उगाना चाहिए, किसे नहीं उगाना चाहिए, किस इनपुट का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, किस इनपुट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे काफ़ी बार किसान पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी का रेट सरकार कम कर देती है, लेकिन अगर सीधा पैसा किसान के खाते में डाल दिया जाए कि भाई आपको हम 200 रुपये पानी के दे रहे हैं, आप इससे अपनी फसलों को पानी दे दीजिएगा 200 रुपये एक महीने के हिसाब से, तो किसान बचत करने की कोशिश करेगा पानी की, क्योंकि किसान को पता है सिर्फ 200 रुपये मिले हैं एज ए सब्सिडी के तौर पे, तो हम अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते उस चीज़ का। लेकिन डायरेक्टली सरकार के द्वारा रेट कम कर दिया जाता है, तो किसान अंधाधुंध उस चीज़ का इस्तेमाल करने लगता है। ना सिर्फ इससे नेचुरल रिसोर्सेज का भी नुकसान होता है, बल्कि किसान अपने खेत की मिट्टी का भी नुकसान कर बैठता है। फर्टिलिटी उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये हमने फ़ायदों की बात की। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। देखो, आपको पता है हमारे देश में अभी भी इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो इससे एग्रीकल्चर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कंट्री में प्रभावित हो सकते हैं अगर डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पैसा डाला जाए। दूसरा, देखो, कोई ज़रूरी नहीं ना कि अगर सरकार देखो पानी के लिए किसान को एक महीने में 200 रुपये दे, कोई ज़रूरी नहीं कि किसान पानी के लिए ही उस पैसे का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है किसी दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल कर ले और बाद में फसलों को पानी देने के लिए किसान के पास पैसा ना बचे, या फिर अगर अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीदने के लिए सरकार ने पैसा दिया है किसान को, तो हो सकता है किसान किसी दूसरे पर्पज़ के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर ले और अच्छी क्वालिटी के सीड्स को खरीदने के लिए पैसा बचे ही ना। तो इससे एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो प्रभावित होगी, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। इससे देखो मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है। लास्ट पॉइंट, जैसा हमने देखो डिस्कस किया, अवेयरनेस काफ़ी कम है। सरकार अगर किसानों के बैंक खातों में डायरेक्टली पैसा डाल देती है, तो हो सकता है उस पैसे का इस्तेमाल हो जाए नॉन प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे घर में कोई लड़कियों की शादी करनी है उनके लिए, या फिर ऐसे दूसरे किसी सोशल काम के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए उस पैसे का इस्तेमाल ना हो। काइंड ऑफ मिलता जुलता पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये नुकसान है डायरेक्ट सब्सिडीज़ के, अगर डायरेक्टली पैसा किसान के बैंक खाते में डाला जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ की। इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ का मतलब देखो आप समझ ही गए होंगे, डायरेक्टली किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्टली पेमेंट नहीं दी जा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इनडायरेक्टली फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा रहा है? फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम कर दिए किसानों के लिए, वाटर के दाम कम कर दिए, बीज सस्ते उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? डायरेक्टली किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ के दाम किसानों के लिए कम कर दिए गए हैं। ये इनडायरेक्ट सब्सिडी है, इनडायरेक्ट किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन देखो इसके फायदे भी हैं अपने और नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं? फायदे तो देखो ये है,
इस प्रकार की सब्सिडीज देके सरकार प्रायोरिटी एरियाज को डेवलप कर सकती है, यानी जो एरियाज डेवलप होने चाहिए उन एरियाज को डेवलप सरकार के द्वारा किया जा सकता है इस प्रकार की सब्सिडीज देकर। दूसरा फायदा, देखो ये सारी सब्सिडीज, इनडायरेक्ट सब्सिडीज जैसे सस्ती बिजली देना, सस्ती पानी देना, ये सब्सिडीज सरकार के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट की गई थी कि फूड सिक्योरिटी हमारे देश में इंश्योर करनी है। सरकार ने टारगेट फिक्स किए थे और उस टारगेट के हिसाब से ही सरकार इनडायरेक्ट सब्सिडीज देती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को देखो ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करके और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके फार्मर्स की जो नॉलेज है वो इंक्रीज की जा सकती है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। देखो इनडायरेक्ट सब्सिडीज की डीमेरिट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर सस्ता पानी किसानों के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है, सस्ती बिजली देती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल किसान के द्वारा किया जाता है। अब देखो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किसान के द्वारा किया जाएगा तो किसान ऐसी फसलों को उगाना स्टार्ट कर देगा जो यूजली वहाँ पे नहीं उगाई जाती है। लेकिन किसान को सस्ता पानी उपलब्ध मिलना स्टार्ट हो गया तो किसान को लगने लगा कि अब राइस को उगाया जा सकता है, क्योंकि पानी ज़्यादा उपलब्ध है, सस्ता उपलब्ध है, राइस को उगाएंगे तो ज़्यादा हम मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन इससे क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टोर्ट हो जाता है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। देखो पानी सस्ता हुआ तो क्या हुआ, बहुमूल्य कीमती रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का हनन होने लगता है अगर इस प्रकार से सरकार इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तीसरा, देखो बड़े किसानों को ज़्यादा फायदा होता है इनडायरेक्ट सब्सिडीज का। वो किसान जिनके पास अच्छा खासा पैसा उपलब्ध है, उनको भी सस्ती बिजली मिल रही है, उनको भी सस्ता पानी मिल रहा है, जबकि वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा जो फायदा ले जाते हैं इस प्रकार की सब्सिडीज का वो बड़े किसान ले जाते हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इस प्रकार की सब्सिडीज का कम फायदा हो पाता है। तो ये हमने डीमेरिट्स डिस्कस किए इनडायरेक्ट सब्सिडीज के। तो मोड ऑफ पेमेंट के आधार पर हमने दो तरह की सब्सिडीज डिस्कस की, कौन कौन सी, डायरेक्ट सब्सिडीज और इनडायरेक्ट सब्सिडीज। तो अभी फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।